मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जयराम जी कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है, तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन, अलग राज्य की जो लड़ाई थी, और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहा है अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना 30 से कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए। समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मंत्री मैडम बाधित ना करें। ये
12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष एक महोदय। मिनट जयराम जी, एक मिनट। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कि कहना चाहता हूं, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए। क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप नए समय टोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया। विफलताओं को स्वीकार कीजिए, हो गया। चलिए मंत्री मैडम 1 मिनट के एक तो हमें समय मिलता सरकार है। का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर। चलिए सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। बैठिए, हो गया। चलिए समय आवंटन का हम बोल दिए आपको पहले ही, आवंटन था। आप लोग वापस में सहयोग करके समय को थोड़ा बढ़ा लीजिए, एक एक दिन करके। ठीक, चलिए सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। चलिए मानिए रखी, इसमें यह होता है कि सरकार से और कानून व्यवस्था से कोई इकबाल नहीं रहा है और लोग जो है नक्सली पर ज़्यादा विश्वास करते नहीं, हैं। मैं यहाँ ये बहुत पुराना उदाहरण है, ये 20 साल पुराना उदाहरण मैं दे रहा था, लेकिन बीच में मंत्री मैडम टोक दी और अध्यक्ष महोदय चूंकि वो सरकार की मंत्री हैं, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय को भी उनका फेवर करना पड़ा और बोला जयराम जी आज के लिए आपका समय इतना ही है। मैं उस बात को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ, चूँकि देखिए आज आप विपक्ष के किसी भी विधायक का जो स्टेटमेंट आप देखेंगे सदन में, चाहे बालू को लेकर हो या अबू आवास को लेकर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन को सामने ला के रखते हैं। तो मैंने वही कहा कि अध्यक्ष महोदय मैं आता हूँ पारसनाथ की तराई से और 1990-95 का दशक था। मैंने एक पेपर का 18 साल पुराना कोट भी हम लेकर आए थे कि उस समय क्या था कि गांव वाले लोग कहते थे कि जो नक्सलियों का जो वर्चस्व था, यानी वो जो पीक टाइम था, उस समय बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे। तो मैं उनको इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता था कि एक नक्सली से बीडीओ सीओ डरते थे, लेकिन सरकार और सिस्टम से नहीं डर रहे हैं। वो लगातार शिकायतें आ रही हैं घूसखोरी की। और दूसरा इस कथन से हम यह भी कहना चाहते थे कि जब ये राज्य आदिवासियों का है, जंगल आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, और उसी राज्य में जो अभी वर्तमान में गृह विभाग का डाटा है जिसमें 72 या 73 नक्सलियों की सूची है, जिसका राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जिक्र किया, सदन में एक वरिष्ठ विधायक ने भी उस विषय को जिक्र किया। तो मैंने वही कहा जब ये राज्य आदिवासियों का, जल जमीन जंगल आदिवासियों का, और 70 में 50 से ज़्यादा आदिवासी नक्सली क्यों, किन कारणों से एक भोला भाला आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर अग्रसर हुआ, उन कारणों को जांचिए, उन कारणों को जानिए। और मैं भी चाहता हूं कि नक्सली अगर संवैधानिक है, वो गलत रास्ते में है, उन्हें उस रास्ते से ना जाने दिया जाए। और मेरे कहने का अर्थ यही था कि हथियारों से नहीं, विचारों से आप रोकें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज अभी आप अगर नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ को देखिएगा, जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं पुलिस की तरफ से जो शहादत देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले सिपाही वर्ग के लोग होते हैं। अब जब ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा तो आपको कभी कभी ऐसा वाक्य सामने आएगा कि नक्सली मुठभेड़ में जो शख्स की जान गई और पुलिस में जो जिसकी शहादत हुई, उन दोनों का आपस में बहुत दूर का कनेक्शन है कि दोनों एक दूसरे से ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं। तो मेरा कहना है कि ना उस पहाड़ की ज़रूरत आम व्यक्ति को है, ना उस पहाड़ की ज़रूरत पुलिस को है। देखिए ऐसी स्थिति का कारण यही कि जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं उन्हें अपनी जो सैलरी है उसे आत्मसंतुष्टि करनी चाहिए। जब तक वो अपनी सैलरी से आत्मसंतुष्टि नहीं करेंगे तब तक नहीं हमें लगता है कि इस राज्य को आप सुचारू रूप से चला पाएंगे। ये कोयले का अवैध जो अवैध कोयला की कालाबाजारी हो रही है, उसमें क्या कमी आई है सरकार से या और बढ़ा है आपने? नहीं, देखिए हमारे खिलाफ ख्याल से बढ़ा है। चूँकि देखिए एनडीए की गवर्नमेंट में क्या होता था कि ऐसा नहीं कि कोयला का कार्य नहीं होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो टॉप लोग लेवल के नेता होते थे वे लोग करते थे। लेकिन वर्तमान की सरकार में क्या कि उनके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी उस सिंडिकेट में पूरे धड़ल्ले से शामिल है। आप चाहें तो जाके सर्वे कर लें, जो सत्ता पक्ष के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नेता हैं, आप उनका 5 साल पहले की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, आप जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे। और उसका कारण एक ही है, कोयले की अवैध तस्करी में संलिप्तता। जी जी,
देखिए, जवाब जैसे कि वित्त मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और सदन के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन मैं उनके जवाब को उन्हीं के क्षेत्र में ले जाता हूं। वो पलामू क्षेत्र से आते हैं, पलामू प्रमंडल से, और हमें लगता है कल के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि एक डीएसपी को बालू जो अवैध तस्करी करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, उन्होंने डीएसपी को घायल कर दिया। बागमारे की घटना आपसे छुपी नहीं है, कुछ दिन बाद फिर थानेदार के हाथ को तोड़ा गया, ये घटना आपसे छुपी नहीं है। तो ये चीज़ें तो चीख चीख के कह रही है कि सिस्टम और विधि व्यवस्था किस दिशा में है। सरकार, देखिए, सबसे पहला बात है सरकार ईगो में है कि भाई हम सरकार में अपनी खामियों को क्यों स्वीकारें। मेरा कहना है वही सरकार बेहतर होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे कि हाँ ये गलतियां हम में हुई हैं। ठीक है, आप सदन में मत स्वीकारिए। मेरा कहना है सरकार के जो मंत्री हैं वो सदन में ना स्वीकारे कि हम भूल कर रहे हैं, लेकिन आप जब कैबिनेट में बैठते हैं, जब कैमरा ना होता है, जब मीडिया नहीं होती है, उस समय स्वीकारे कि हाँ ये असुविधाएं इस राज्य में है जो राज्य की जनता के लिए खेद है। जब तक वो अपनी खामियों को नहीं स्वीकारेंगे, अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे, बल्कि अपनी गलतियों में ईगो के रूप में खड़े हो जाएंगे, इस राज्य को आप गति नहीं दे सकते हैं। जयराम जी, रसैया संयोजिका के लोग जो है वहाँ विधानसभा के बाहर आंदोलनरत हैं। उन लोग कह रहे हैं कि 2000 के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और मैया सम्मान योजना जो घर बैठे बैठे। तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही बात है। मान के चलिए मैया सम्मान योजना एक तरह से ये उपहार है, एक तरह से ये पुरस्कार है, तो उनका कहना ठीक है। पुरस्कार से तो ज़्यादा उनको मिलना चाहिए जो श्रम कर रहे हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि जिस बहन को जा रही है, मैंने पहले भी तर्क दिया था 45 से ऊपर का, मैं 40-45 के जो ऊपर है उनका मैं समर्थन करता हूं, और बाकी जो लगे उनको स्कॉलरशिप के रूप में मिले, मैं आज भी उस बात पर अड़ी हूँ, चाहे मेरा वोट का क्या है मतलब नहीं है, लेकिन उनका भी तर्क सही है कि ये उपहार के रूप में हम इनको 2500 रुपये दे रहे हैं और वो श्रम कर रहे हैं, लगभग 8 घंटे श्रम कर रहे हैं, चाहे वो रसोईया हो, पोषण सखी हो, जल सहिया हो, सेविका हो, सहायिका हो, स्वास्थ्य सहिया हो, वो श्रम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को आप उपहार में, यही चूंकि सरकार का विषय है, सरकार अगर किसी को उपहार में 2500 रुपये देगी तो उसी समय कोई बहन खड़ा होकर कहेगी कि हम 8 घंटे श्रम कर रहे हैं और तो हम कम से कम उससे दोगुना राशि लेने का हकदार रखते हैं। आप उनको दीजिए 2.5। अगर आप मैया सम्मान योजना चूंकि अपने सरकार बना लिए, वो आपका मुख्य एजेंडा था चुनाव जीतने का, तो चूंकि अगर आप मैया को 2500 रुपये देते हैं तो जो लोग श्रम कर रही हैं, चाहे वो कोई रहे, आंगनबाड़ी की रहे, जल सहिया रहे, स्वास्थ्य रहिया रहे, पोषण सखी रहिया, रसोईया रहे, उनको कम से कम उनसे इस 2500 से दुगना वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वो श्रम कर रही है, वो अपने आप का मेहनत कर रही है, वो खटा रही है अपने आप को। जी, ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रिपोर्ट अभी 2020 जब वो कोरोना का काल था, जब हमें लगता है कि एक आम व्यक्ति के साथ साथ शायद पत्रकार बंधुओं ने आपने भी एक टीम बनाया होगा और आप लोग गांव-गांव मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स लगाकर गए होंगे और लोगों की सेवा किए होंगे, आप एक दूसरे से डोनेशन कलेक्ट किए होंगे, और उस समय जो राशि अगर सरकार को मिलती है और उसमें अगर घोटाला होता है तो ये तो मतलब इसमें तो कोई उत्तर ही और मैंने कहने लायक ही नहीं बचता है। जयराम जी, डांड से अच्छा नहीं रहा है। थाना में अभी भी 5 महिलाओं को गाँव से बाहर निकाल दिया गया, क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल अमर्यादित है, असंवैधानिक है, अमानवीय है, और सरकार को चाहिए विशेष इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आज 21वीं सदी में इस लोकतांत्रिक भारत में डांड, पिशाच, ये भूत प्रेत, ये विषय नहीं होने चाहिए। इन विषयों पर लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और खेदजनक है।